इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूमात, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन। Electron is a negatively charged some atomic particle and is डिनोटेड बाय। denoted by the symbol E. अब इलेक्ट्रॉन जो है, जो एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते रहते ऑर्बिट में, और उनके ऊपर कौन सा चार्ज रहता? नेगेटिव चार्ज। इसलिए इलेक्ट्रॉन को डिनोट करना है ना, तो ई लिखने का और उसके ऊपर माइनस का चिन्ह, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। Each electron carries 1 unit of negative charge minus 1 E. अब हमने इसके पहले देखा कि जो प्रोटॉन रहते, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता? +1 E। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर चार्ज कितना है? -1 E। Mass of an electron is 1800 times less than that of a hydrogen atom. और इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के एटम से कितने टाइम्स कम है? 1800 टाइम्स। आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये हाइड्रोजन एटम के मास से 1800 टाइम्स कम है। Therefore, the mass of an electron can be treated as negligible। और 1800 पट अगर मास हाइड्रोजन से भी कम होगा, है ना, हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसे हम क्या समझते? निग्लिजिबल यानी क्या? नहीं के बराबर, ठीक है। electron is the extranuclear part revolve in the डिस्क्रीट orbit around the nucleus. अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर रहते? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, यानी न्यूक्लियस छोड़कर जो बाहर के अलग अलग ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व होते रहते, और ये रिवॉल्विंग किसके अराउंड में रहता? न्यूक्लियस के। The orbit being three डायमेंशनल in nature, a term shell is used instead of the term orbit. The energy of an electron is determined by the shell in which it is present. अब जो ऑर्बिट है ये एक्चुअल कैसे रहते? 3D यानी 3 डायमेंशनल। अब ऑर्बिट को हम एक टर्म से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन सी है? शेल। जैसे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, हमने 4 शेल देखे। पहली शेल कौन सी रहती? न्यूक्लियस के बाजू में K, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N। ये जो अलग अलग ऑर्बिट्स है इनको हम क्या बोलते? शेल बोलते। एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द शेल इन विच इट इज़ प्रेजेंट। और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये किस पे से पता चलती कि वो किस शेल में प्रेजेंट है? यानी K शेल में अगर प्रेजेंट है उसकी एनर्जी अलग रहेंगी, L शेल में अगर प्रेजेंट है उसकी एनर्जी अलग रहेंगी। आ रहा है समझ में? अब आपको याद रखना है सबसे अंदर का ऑर्बिट कौन सा है? K, उसके बाहर का L, उसके बाहर का M, उसके बाहर का N। अब ये K जो है ये कौन सा ऑर्बिट है? इनर ऑर्बिट। उसके बाहर का L ये आउटर ऑर्बिट। और इसके पहले हमने सीखे लाए कि इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जाते होंगे तो एनर्जी क्या करते? वो एब्जॉर्ब करते। और अगर आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन इनर में आता होगा तो एनर्जी क्या होती? इमिट होती, बाहर गिरती, है ना। ये हमने सीखा लाए। इसका मतलब हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे होती है? अलग अलग होती है। The number of electron is the extra nuclear part is equal to the number of proton is the nucleus head. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट है इनकी संख्या किसके इक्वल रहती? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। यानी आप क्या बोल सकते कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसकी संख्या किसके इक्वल रहती? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल रहती। पर फर्क क्या है? प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट रहते? न्यूक्लियस के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑर्बिट में या शेल में रिवॉल्व करते रहते। लेकिन किसी भी एलिमेंट्स के अंदर जितने प्रोटॉन्स की संख्या न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम क्लोरीन लेंगे। अब क्लोरीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है? 17 है। इसका मतलब क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए? 17। सिर्फ फर्क इतना है कि प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, जहाँ की ऑर्बिट में घूमते रहेंगे वो।
Therefore, electrical charges are balanced and the atom is electrically neutral. और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये तकरीबन कैसी है, एक जैसी एक है। जैसी। और उस वजह से सिर्फ चार्ज का फ़र्क देखेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर +1 इलेक्ट्रॉन रहता और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज दोनों की संख्या सरीकी है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, The mass of an electrical being negligible, therefore the mass of an atom is mainly due to the proton and neutron in its nucleus. The total एक मिनट, इतना लंबा क्यों पढ़ रहे हो? अब देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मास रहता वो कैसा है, निग्लिजिबल, यानी 0 के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन को मास नहीं है ऐसा हम कंसिडर करते। अब सब एटॉमिक पार्टिकल कितने थे, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को मास नहीं है इसलिए उसका विषय खत्म होगा। अब रहा कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों के दोनों कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। यानी इसका मतलब एटम का पूरा मास, यानी किसका मास रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों की अगर बेरीज करते हैं हम तो वो मास किसका रहेगा, एटम का रहेगा। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। और इसके लिए हमने चैप्टर के शुरू में पढ़े थे कि 99.99% है ना, सबसे ज़्यादा अगर एटम का वेट कहाँ प्रेजेंट रहता तो वो उसके न्यूक्लियस में। The total number of protons and neutrons in an atom is the atomic mass number of that element. अब एटॉमिक मास नंबर एक नई कंसेप्ट हम सीखेंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं पहले समझाता, बाद में तुम्हारा दूसरा एग्जांपल लेंगे। अब देखो, एक सोडियम मेटल है, ठीक है। अब सोडियम में 3 चीज़ें प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बराबर। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को मास है क्या, नहीं, निग्लिजिबल है, वो छोड़ देंगे हम। अब प्रोटॉन का मास जो है, तो प्रोटॉन का मास, एक उन कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 11, यानी इसका जो प्रोटॉन की संख्या है ये कितनी आ गई, 11 आ गई। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या जो है सोडियम के अंदर ये कितनी हुई, कितने रहती, 12 रहती। अब 12 और 11 ये दोनों की अगर एडिशन करेंगे हम तो कितना आता है, ये 23। और ये जो 23 है ये सोडियम का क्या है, मास नंबर, जिसको हम ए से डिवाइड करते हैं, इसलिए सोडियम का ए कितना रहेगा, 23। ए बोले तो क्या रहता, क्या पता है मैंने तुमको, मास नंबर क्या रहता, मास नंबर। तो फिर मास नंबर निकालते टाइम हमने किसी बेरीज करे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। और इसलिए देखो यहाँ पर भी दिया है, क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज़ द एटॉमिक मास नंबर, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ये दोनों की आप बेरीज कीजिए, ये जो बेरीज रहेंगी वो रहेगा मास नंबर। मास नंबर को हम ए से डिवाइड करेंगे, ए इज इक्वल टू 23। इसके पहले हमने क्या सीखे थे, जेड सीखे थे। जेड के को बोलते, नहीं, जेड रहता एटॉमिक नंबर, क्या रहता, जैसे आप सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर अपन नहीं भी पकड़े तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितने रहते, 11। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या कैसे रहती, सेम रहती। कभी भी याद रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये हमेशा क्या रहते, एक जैसे रहते। और वही क्या रहता, जेड रहता, जेड यानी एटॉमिक नंबर। और इसलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो आगे समझ में आपके, फिर से एक बार रिपीट करता, सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है। जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 11 है, इसलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना आया, 11। लेकिन जब हम मास नंबर की बात करेंगे तो जब भी मास नंबर निकालना है तो हमको किसकी बेरीज करना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जबकि प्रोटॉन कितने थे इसके अंदर, 11, और न्यूट्रॉन कितने थे, 12।
दोनों की एडिशन करें हमने, आंसर कितना आया 23, इसलिए मास नंबर कितना है 23 मास नंबर। The mass number is denoted by the symbol A. और मास नंबर जो है वो जिस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन सा रहता है ए। The convention to denote atomic symbol, atomic number and mass number are together is shown as follows. अब हम देखेंगे कि एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप एग्जाम्पल लूँगा। देखो पहले क्या चीज़ सीखना है अपने को, एटॉमिक सिंबल। सोडियम का एटॉमिक सिंबल क्या है Na, क्या है Na। उसके बाद यहाँ जो ऊपर है, ऊपर एक जगह रहेंगी और नीचे एक जगह रहेंगी, आ रहा है समझ में। ये जो ऊपर की जगह है ना, यहाँ पर हमें क्या लिखना है मालूम है क्या, उसका मास नंबर, और यहाँ पर क्या लिखना है हमें, उसका एटॉमिक नंबर। अब बोलो सोडियम का मास नंबर कितना था 23, इसलिए अपन यहाँ क्या लिखेंगे 23। लेकिन सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है Z वो कितना था 11। आ रहा समझ में। तो अब ये ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने समझा ऐसे लिखा है Na, ऊपर लिखता हूँ 23 और यहाँ लिखता हूँ 11, ऐसा अगर लिखा मैंने, तो आप क्या बोलेंगे, Na क्या है सोडियम का एटॉमिक सिंबल, 23 सोडियम का मास नंबर और 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर। अब देखो AZ symbol. For example, the conventional symbol 12C6 means that the atomic number, that is the proton number of carbon, is 6 and the mass number of carbon is 12. देखो यहाँ कार्बन का ऊपर 12 लिखे थे, यहाँ 6 लिखे थे। ऊपर 12 लिखे, इसका मतलब ये क्या है A मास नंबर, और नीचे क्या लिखा है 6 क्या है उसका एटॉमिक नंबर Z, और कैपिटल C ये कार्बन का क्या है एटॉमिक सिंबल। आ रहा समझ। अब देखो फिर इस पे तुम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर कितना है उसका 6 और मास नंबर 12 कार्बन का। From this it is also learned that the nucleus of carbon contain 12 minus 6, that is 6 neutrons. हाँ, अब हम न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। कैसा, अब देखो आपको, हमको पता नहीं समझो कि इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, किसके अंदर सोडियम के अंदर, ठीक है। तो आपको अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, क्या निकालना है न्यूट्रॉन्स, तो आप क्या कीजिए, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करने का। क्या में से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करने का। अब A सोडियम का A यानी मास नंबर कितना है मास नंबर 23 माइनस उसका एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट कीजिए 11 इज इक्वल टू कितना आएगा 12। यानी सोडियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है 12। आ रहा है समझ में। वैसे कार्बन का देखो ऊपर A है, नीचे Z है, A में से Z माइनस करो, 12 में से 6 माइनस करें कितने रहे 6। इसका मतलब कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है 6। आ रहा है समझ में। यूज ऑफ योर ब्रेन करो।